ध्यान दो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। और यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है, ठीक है। देन उसका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम लोगों ने किया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी किया है, एजम्पशंस किए, एक्सेप्शंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। मतलब क्रिटिसिज्म्स क्या है और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आई होप हो सकता है कि आज चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी में कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कोई भी कमोडिटी की कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है उसी को यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, बच्चों क्रिटिसिज्म्स मतलब क्या। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू का एजम्पशन बताया था। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ऑब्जर्वेशन करके लॉ ऑफ डीएमयू बनाया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया था, ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि भाई हम लोग होमोजीनस यूनिट को कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर कंज्यूम करते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो तुम लोग बाहर से थक के आए हो, थकने के बाद आपको जब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पानी पिलाया जाएगा तो आपका यूटिलिटी बढ़ जाएगा, उस पानी की जरूरत आपके माइंड में पड़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब बच्चों आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, पानी को लेके इंक्रीज हो गई। लेकिन जब आप सेकंड ग्लास ऑफ वाटर को कंजम्पशन करोगे तो आपका ऑलरेडी पेट भर चुका होगा, ठीक है। तो आपको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पीने में आपको उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा जितना यूटिलिटी आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में मिला हुआ था, ठीक है ना। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने यही बोला कि हम लोग जब सेम यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंटिन्यूअस बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होती है वो डिमिनिश होती है, ठीक है। बट उसको समझने के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत सारे एजम्पशंस बताए थे, जिसमें हम लोग ने देखा था कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट को यूज करना होगा। होमोजेनस प्रोडक्ट मतलब जो सेम इन साइज का हो, सेम इन शेप का हो, सेम इन कलर का हो, सेम इन टेस्ट का हो, ऐसा प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो ही कंज्यूमर की यूटिलिटी डिमिनिश होगी। दूसरा उन्होंने बताया था कि भाई कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब क्या कि आप जिस भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो उसमें कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। आप एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या करना है, आपको सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करते रहना है तो ही यूटिलिटी डिमिनिश होगा। फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया था कि कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी मतलब आपकी टेस्ट, लाइक एंड हैबिट चेंज नहीं होनी चाहिए। जो टेस्ट, लाइक एंड हैबिट आपके पहले थी वैसे ही टाइप कॉन्स्टेंसी आपकी होनी चाहिए। मतलब टेस्ट, हैबिट, ये सारी चीज आपकी पहले जैसी ही होनी चाहिए तो ही यूटिलिटी डिमिनिश होगा। प्लस उन्होंने बताया था कि रीजनेबल, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। सो ही लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा, यूटिलिटी डिमिनिश होगा, बराबर, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे आज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के लॉ की धजिया उड़ गई है। क्या हो गई है, धजिया उड़ गई है। और वो धजिया उड़ाने का काम क्रिटिसिज्म ने किया है। किसने किया है, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ने क्या बोला, भाई देखो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आपने जो लॉ बताया ना ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आपने जो लॉ बताया ना वो सबके लिए एप्लीकेबल होता नहीं है। कुछ क्रिटिसिज्म है, आपके लॉ में कुछ गलतियां है। क्या है, गलतियां है। जो गलतियां अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन सही साबित नहीं होगा। बच्चों समझ में आया क्लियर। तो उन्होंने पहला क्रिटिसिज्म क्या बताया, बोला ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। मतलब आपने जो बोला है ना, जो एजम्पशंस बताए ना वो रियल लाइफ में अप्लाई होते ही नहीं है, बराबर, ठीक है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में सभी कंज्यूमर्स आपके एजम्पशंस को अप्लाई करते ही नहीं है रियल लाइफ में, बराबर, ठीक है। ये आपका पहला गलती है। आपने जो लॉ बताया वो हर जगह पे अप्लाई होता नहीं है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है। क्या है, अनरियलिस्टिक है। आप जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई कंज्यूमर ऐसा है क्या कि सेम प्रोडक्ट को कंजम्पशन करता हो, नहीं। क्या एक के बाद एक प्रोडक्ट को कंजम्पशन करते जाता हो, नहीं भाई। लोगों के टेस्ट, हैबिट चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टेंसी होती नहीं है, बराबर, ठीक है। तो आपका जो लॉ है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है। क्या है, अनरियल। पहली धजिया उड़ गई, बराबर, ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के लॉ की पहली धजिया उड़ गई, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, बराबर। देखो क्या बोला है अनरियलिस्टिक अजम्पशन में, बोला है the law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill these conditions at a point of time. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ को समझाने के लिए बहुत सारे एजम्पशंस बताए थे, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सारे एजम्पशंस को फुलफिल करते ही नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का लॉ एप्लीकेबल होगा क्या, भाई नहीं होगा, धजिया उड़ गई, बराबर, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म निकाला, पहली गलती निकाल दी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की। दूसरा गलती निकाला कार्डिनली मेजरमेंट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि भाई यूटिलिटी को अगर मेजर करना है, मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने फीचर्स में बताया कि भाई यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरमेंट नहीं करते। बट हम लोग ने जब
टोटल यूटिलिटी का मैंने तुम लोगों को शेड्यूल बताया, मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल बताया, उसमें मैंने तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया वो नंबर्स के थ्रू ही दिया। मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, ये सब मैंने तुम लोगों को किसमें शो किया, नंबर्स एंड फिगर्स में शो किया, बराबर ठीक है। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर नहीं करते, बट एज्यूम करके चलो कि हम लोग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के अनुसार मान के चलना है कि हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करते हैं, बराबर ठीक है। उन्होंने बोला था लॉ को समझने के लिए एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करते हैं, तो ही लॉ को सही तरीके से समझ में आएगा। बट रियलिटी तो है ही नहीं ऐसा, बराबर। प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ ऑफ डीएमए कौन फॉलो करता है भाई? तुम लोग खाना खाने के बाद ऐसा बोलते हो क्या, मुझे इतना यूनिट्स मिला, मुझे इतना यूटिलिटी मिला, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, मम्मी कान के नीचे बजाएगी और भगा देगी यहाँ से, है कि नहीं? ठीक है, तो यूटिलिटी को कभी भी कार्डिनली मेजरमेंट करते नहीं है। देखो क्या बोला उसने, द लॉ एज्यूम्स that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and present to the schedule। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार बोला गया है कि भाई यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरमेंट करना है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि कुछ चीजें एडेड करनी होती है, कुछ चीजों को कंपेयर करना होता है, कुछ चीजों को हम लोग शेड्यूल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से मान के चलो कि हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करते हैं, ऐसा मान के चलो, वैसे उन्होंने बोला था। देखो आगे क्या बोला है, बट इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। बट रियलिटी में देखा जाए तो यूटिलिटी को कभी भी कार्डिनली मेजरमेंट करते नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी को कभी भी न्यूमेरिकल्स में और फिंगर्स में या फिगर्स में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ओनली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग सिर्फ ऐसे फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते नहीं है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? तो तीसरा घटिया, सॉरी सेकंड घटिया उड़िया कार्डिनल मेजरमेंट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनके एग्जाम्पशन में बताया था कि यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरमेंट करना है, बट रियलिटी में हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजरमेंट करते नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? थर्ड पॉइंट इज इंडिविजिबल गुड। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एग्जाम्पशन में बताया था कि भाई गुड्स को जब आप कंज्यूम करोगे तो डिवाइड करके कंज्यूम करो, बोला था ना। एज्यूम करके चलो क्या डिविजिबल गुड्स को यूज कर रहे हो, कौन से गुड्स को यूज कर रहे हो? डिविजिबल गुड्स। बट सर कुछ चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, बट कुछ चीजों को डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, तो उधर आपका लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा? बोलेंगे सर टीवी दिख रहे हो तो टीवी को स्लाइस करके देखेंगे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो टीवी के लिए आपका लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। टीवी भी एक कमोडिटी है, बल्कि गुड्स कमोडिटी है, तो वहां पे आपका लॉ काम नहीं आने वाला। धजिया उड़ गई सर, इंडिविजिबल गुड्स के लिए आपका लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है, ठीक है। इंडिविजिबल गुड्स के लिए आपका लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है, ये उसका क्रिटिसिज्म है। देखो क्या बोला है, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड्स लाइक बल्की गुड्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, कार, टीवी सेट्स एटसेट्रा। बराबर, कार, टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर, इसको हम लोग डिवाइड करके कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, तो इसके लिए आपका लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। विच आर नॉर्मली परचेज्ड इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम, क्योंकि हम लोग जब उसको खरीदते हैं तो पूरा आखा का आखा खरीदते हैं, काट के नहीं खरीदते। समझ में आया? ठीक है, तो उसको डिवाइड करने का सवाल ही नहीं आता सर। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का जो डिविजिबल गुड्स को एज्यूम करने का जो एजम्पशन था वो यहाँ पे क्या हो गया? वायलेट हो गया। समझ में आया बच्चों? क्लियर? तो यहाँ पे उसका क्रिटिसिज्म निकला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि मनी की जो यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ऐसे मानते थे। मतलब मनी की यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं होती, मनी की यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं होती, ऐसा एजम्पशन करने के लिए बोला था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। याद करो जरा, ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि मनी की यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर समझो एक रिच पर्सन है, वो कमा रहा है, पैसा है उसके पास, तब तक तो उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, बराबर। जब उसकी तिजोरी भरी हुई है तब उसको मनी कमाने की यूटिलिटी इंक्रीज होने वाली नहीं है। लेकिन जब वो तिजोरी खाली हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, स्टॉक का शॉर्टेज आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मनी की यूटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, मनी की जरूरत बढ़ती जाएगी। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ बताया था, यहाँ पे उसकी गलती निकाल दी, क्रिटिसिज्म निकाल दिया, धजिया उड़ा दी यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला कि भाई आपका लॉ हर जगह पे काम आने वाला नहीं है। देखो क्या बोला है, constant marginal utility of money. The law assumes that value of each unit of money remains constant. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था एज्यूम करके चलो कि मनी की यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। बट हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट वैल्यू ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मनी की जो यूटिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। अगर गरीब इंसान है तो उसकी मनी की यूटिलिटी कभी भी क्या होने वाली नहीं है? कम होने वाली नहीं है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी।
एक बार रिच पर्सन का मान के भी चलेंगे, चलो उसके पास पैसा है तो उसको पैसे कमाने की यूटिलिटी नहीं है, बराबर, ठीक है। लेकिन जब उसका भी स्टॉक खत्म हो जाएगा पैसों का तो उसकी भी यूटिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट होता नहीं है, आपका लॉ गलत है, ऐसा प्रोफेसर को बता दिया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो ये है लॉ था वो क्या हो गया, क्रिटिक का निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल बॉन्ड। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था, द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड at a point of time. However, in reality, the man has to satisfy many bonds at a point of time. मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि भाई आप ऐसे कमोडिटी को कंज्यूम करो जो आपके सिंगल बॉन्ड को ही सेटिस्फाई करता हो। बट अगर मुझे मिल्क यूज करना है तो मिल्क तो मेरे बहुत सारे बॉन्ड्स को सेटिस्फाइड करता है सर, तो मिल्क के लिए आपका तो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने क्या बोला था कि हर एक कमोडिटी आपके सिंगल बॉन्ड को ही सेटिस्फाई करती है, ऐसे करके चलना है। बट मिल्क ऐसी चीज नहीं है, मिल्क से हम लोग पनीर भी बनाते हैं, मिल्क से हम लोग आइसक्रीम भी बनाते हैं, मिल्क से हम लोग कर्ड भी बनाते हैं, मिल्क से हम लोग बटर मिल्क भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स उससे क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो भाई मिल्क के लिए आपका लॉ कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है ना। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड के लिए उसका लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, जो सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करता हो उसके लिए उसका लॉ एप्लीकेबल होगा। तो मिल्क ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिंगल बॉन्ड को ही सिर्फ सेटिस्फाइड करती हो, समझ में आया। तो सिंगल बॉन्ड ये उसका क्या निकला, क्रिटिसिज्म निकला। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। क्रिटिसिज्म मींस धजिया उड़ा देना, किसकी, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की लॉ, समझ में आया, ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ बताया था उसका धजिया उड़ा रहा, मतलब उसका क्या है, क्रिटिसिज्म है। क्या है, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब उसकी गलतियां, लॉ में क्या क्या गलतियां दी थी वो गलतियां तुमने क्रिटिसिज्म में निकाली। आई होप सबको डाउट क्लियर होगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। सिग्निफिकेंस मतलब क्या बच्चों, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू का यूज इंपॉर्टेंस किसके लिए है, कौन कौन इस लॉ को यूज करता है, ठीक है। इसका स्टडी हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ में करने वाले। ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों को अलग तरीके से पूछना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ भी पूछा जाता है या सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ भी पूछा जाता है, तो दोनों का आंसर बच्चों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है यूजफुल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए लॉ बहुत जरूरी है। देखो कैसे जरूरी है, सबसे पहले यूजफुल टू द कंज्यूमर, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, the obtain maximum utility from the limited resources, it is necessary to diversify the consumption। मतलब कंज्यूमर के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उस लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड करना है, इसका स्टडी करने के लिए लॉ ऑफ डीएमयू का स्टडी करना जरूरी है। मतलब कंज्यूमर भी लॉ ऑफ डीएमयू का स्टडी करता है कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, इसका स्टडी करने के लिए लॉ ऑफ डीएमयू का स्टडी करना जरूरी है। समझ में आया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट के लिए भी लॉ ऑफ डीएमयू यूज है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट के लिए क्या यूज होता है, देखो बच्चों, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी सच एज द प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हमारा जो लॉ है वो गवर्नमेंट के लिए यूज है, अलग अलग पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसीज को निकालने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसी निकालने के लिए लॉ बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। इसके वजह से ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है, ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अभी पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में बच्चों दो टाइप के वैल्यू होते हैं, एक होता है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मतलब क्या बच्चों, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। वैल्यू इन यूज मतलब हमारे लाइफ में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो लोग दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर वाटर नहीं रहेगा तो। इसका मतलब वाटर का वैल्यू इन यूज क्या है, ज्यादा है। बट डायमंड, कार, गोल्ड, इसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, बराबर, ठीक है। इसकी मार्केट में प्राइस ज्यादा है, ठीक है, बट उसका वैल्यू इन यूज ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग डायमंड नहीं पहनेंगे, गोल्ड नहीं पहनेंगे तो हमारी मतलब हमारी डेथ नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके सिवा हम लोग नहीं जिएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग डायमंड के बिना जी सकते हैं, गोल्ड के बिना जी सकते हैं, तो उसका वैल्यू इन यूज कम है और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, ज्यादा है। तो किसके वैल्यू इन यूज ज्यादा होनी चाहिए और किसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होना चाहिए, इसका स्टडी करने के लिए भी लॉ ऑफ डीएमयू यूजफुल होता है। अभी फॉर एग्जांपल वाटर का रेट अगर हमारे देश में ज्यादा होता तो कितने लोगों की मौत हो जाती। देखा जाए तो वैल्यू इन एक्सचेंज भी वाटर का ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वाटर का एक्चुअली देखा जाए तो सबसे महंगा होना चाहिए, क्योंकि वाटर की नीड सबको होती है, ठीक है ना। तो चाहे तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके प्राइसेस को हाई लेवल पे रख सकती है, बट ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ गवर्नमेंट को पता है कि भाई ये वैल्यू इन यूज है, इसके सिवा इंसान दुनिया में जिंदा नहीं रख सकता, बराबर, ठीक है। तो उसके वजह से उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज को क्या करना होगा,
कम करना होगा और वैल्यू इन यूज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। समझ में आया, ठीक है। बट गवर्नमेंट को ये पता है अगर गोल्ड और डायमंड नहीं खरीदेंगे तो इंसान मरने वाला नहीं है ना, तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, भले उसका वैल्यू इन यूज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये किसके बेसिस पे निकाला, लॉ ऑफ डीएमयू के बेसिस पे निकाला। समझ में आया, ठीक है, कि किसका वैल्यू इन यूज ज्यादा होना चाहिए और किसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होना चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए भी लॉ ऑफ डीएमयू यूजफुल होता है। समझ में आया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट वन इज basis of law of demand. The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. हम लोग ने फीचर्स में पढ़ा था, यूटिलिटी बेस्ड ऑन डिमांड, यूटिलिटी बेस्ड ऑन डिमांड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सबसे पहले कंज्यूमर के माइंड में क्या क्रिएट होता है, यूटिलिटी क्या क्रिएट होता है, और फिर बाद में क्या क्रिएट होता है, डिमांड क्या क्रिएट होता है। याद करो मैंने डिमांड का एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था, डिमांड का। जब तुम लोग डिमांड में जाते हो, डिमांड में जैसे ही घुसते हो, घुसने के पहले सोच के जाते हो ये खरीदूंगा ये खरीदूंगा ये खरीदूंगा, बराबर, ठीक है। जैसे ही अंदर जाते हो माइंड में कुछ अलग ही तैयार हो जाता है। इतनी सारी चीजों को तुम लोग देखते हो, देखने के बाद माइंड में क्रिएटिविटी आ जाती है कि भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, इसकी भी जरूरत है उसकी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, बराबर, ठीक है। और तब हमारे माइंड में उसको खरीदने की यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है और हम उसकी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड। तो यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड। देखो क्या बोला है, द लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स राइजेस विद द फॉल इन द प्राइस। अब देखो ना, तुम लोगों ने देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड ने बताया कि भाई जब भी प्राइस कम होगी ना तभी डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर के साथ भी ऐसे ही होता है। तुम लोग जब मार्केट में जाते हो, जब प्राइस कम हो गई होगी तो डिमांड ज्यादा करते हो, जब प्राइस बढ़ गई होगी तो डिमांड कम करते हो। तो ये जो डिसाइड हुआ, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये सब किसका एनालाइजेशन है, लॉ ऑफ डीएमयू का है। किसका है, लॉ ऑफ डीएमयू। समझ में आया, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि भाई जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाओगे तो कंज्यूमर की उस प्रोडक्ट के बारे में यूटिलिटी कम हो जाएगी, बराबर, ठीक है। कंज्यूमर बोलेगा बहुत महंगा है, नहीं खरीदना, बाद में खरीदेंगे। जैसे ना तुम लोग ऐसे ही करते होंगे जब तुम लोग मार्केट में एंटर करते हो, बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक ओनियन, अगर ओनियंस का प्राइस अगर पहले 30 रुपए किलो था, तो जब 30 रुपए किलो था तो तुम लोग 2 किलो खरीदते थे, 3 किलो खरीदते थे। जैसे उसका प्राइस 100 रुपए किलो हो जाता है तो तुम लोग आधा किलो ही खरीदते या पाव किलो खरीदते, यस और नो, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे ही प्राइस का बढ़ गई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, डिमिनिश हो गई। तुम लोग बोलोगे नहीं प्याज की जरूरत अभी इतना नहीं है, बिना प्याज का खाना खा लेंगे, है ना, बराबर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही यूटिलिटी कम हो जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में, ठीक है। सो यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड। नेक्स्ट, according to the law of demand, the quantity demanded of goods rises with a fall in the price and fall with the increase in the price when consumers purchase more and more units of goods. Its marginal utility steadily decline, hence he would buy additional unit of a commodity only at a lower price. लेकिन समझो अगर प्राइस कम हो गई, समझो फॉर एग्जाम्पल टमाटर, ठीक है, टोमेटो का प्राइस पहले 50 रुपए किलो था, आज 20 रुपए किलो है ना। तो जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा तो तुम्हारे माइंड में एक सोच आती है कि भाई प्राइस कम हो गई, चलो टमाटर की चटनी बना लेते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्या हो गई, यूटिलिटी क्रिएट हो गई कि आज टमाटर की चटनी खाएंगे। तो ऑटोमेटिक तुम लोग क्या करते हो, 2 किलो 3 किलो टमाटर खरीद लेते हो, क्योंकि प्राइस भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो तुम्हारी यूटिलिटी भी उस टमाटर की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब यूटिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। समझ में आया, ठीक है। और उसी लॉ के बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड भी बना है। आगे जाके हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। उस लॉ ऑफ डिमांड में बोला है व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। समझ में आया। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। ये 2 क्वेश्चन अभी हम लोग ने कंप्लीट किए, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। थैंक यू।